प्रिय निवेशकों, मैं सुमित अग्रवाल मनी एक्सपो की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वेबिनार का टॉपिक है बिग बैंग रिफॉर्म्स एंड व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स ऑन इंडियन मार्केट। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले एक महीने में अपना जो मार्केट है सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। लगभग 1800 पॉइंट की रैली किया है पिछले एक महीने में। तो इतना ज़्यादा जंप क्यों हुआ है मार्केट में? ऐसा क्या हो गया पिछले एक महीने में कि मार्केट ने इतना जंप किया? तो इसमें पिछले एक महीने में बहुत ग्लोबल मार्केट में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं और अपना इंडिया का बाजार है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। इसलिए मार्केट ने पिछले एक महीने में 1800 पॉइंट का लगभग 7-8% का जंप किया है। तो आइए हम देखते हैं ऐसे क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट किए, मेजर घोषणाएं की हैं गवर्नमेंट ने जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा मार्केट पे। तो आप इस वेबिनार से क्या सीखेंगे? पहला, प्रमुख आर्थिक सुधारों का भारतीय बाजारों पर प्रभाव, और दूसरा, इन आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए आप कैसे निवेश करें। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, जो मार्केट अपना सेंसेक्स है उसने 1700 पॉइंट की बढ़त की है पिछले 30 दिनों में। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो यूरोप का मार्केट है और जो अमेरिका का मार्केट है, वहाँ पे मंदी चल रही थी, आर्थिक मंदी चल रही थी। तो उससे निपटने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं जिनके कारण अपना मार्केट में थोड़ा सुधार आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो यूरोपियन गवर्नमेंट है उसने एक अनलिमिटेड बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम अनाउंस किया है, उसकी घोषणा की है। तो उसका जो यूरोप का मार्केट है वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छा होगा, वहाँ पे लोगों का पैसा आएगा, तो जिससे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ की ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरा था, वहाँ पे जर्मनी है, वहाँ की कोर्ट ने ESM इसको बोलते हैं यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, जो वहाँ पे जो कंट्रीज है जिनका डेट क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे कर्ज का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उन कंट्रियों को ये उधार देगी और उनकी कंट्रियों को सुधार प्रदान करेगी। तो जो कंट्रियाँ कर्ज से डूबी हुई हैं तो उनको राहत मिलेगी। तो इससे पूरा जो यूरोप का मार्केट है वो सुधरेगा और वहाँ पे जो आर्थिक मंदी बनी हुई थी पिछले 2 सालों से वो इम्प्रूव होगी, उसमें सुधार आएगा। और इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड के सभी बाजारों में पड़ता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया का देश है और कोई भी देश मान लो आप वर्ल्ड में, सब एक दूसरे से लिंक हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, और हम दूसरे देश के निवेशक अपने देश में निवेश करते हैं, अपने देश के निवेशक दूसरे देश में निवेश करते हैं। तो अब पूरा वर्ल्ड लिंक हो गया एक दूसरे से। तो कहीं पर भी कुछ होता है तो सब जगह उसका इम्पैक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है। तो यही कारण है कि पिछले एक महीने में जो यूरोप में हुआ, जो US में हुआ और अपने इंडिया में जो हुआ है, उसका इम्पैक्ट सारे पॉजिटिव इवेंट से, सारे अच्छी घोषणाएं थी जिनका इम्पैक्ट, जिसके कारण अपना जो मार्केट है सेंसेक्स वो 1700 पॉइंट बढ़ गया है और अच्छा रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन जो इवेंट्स हुए हैं वो उनका क्या इम्पैक्ट है, उनका क्या प्रभाव है और ऐसा क्यों हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्रो इवेंट्स, जो उनको मैक्रो इवेंट्स बोलते हैं, जो इकोनॉमी के ऊपर लिए जाते हैं जिससे कि अपना इकोनॉमी इंप्रूव हो, अपना आर्थिक व्यवस्था सुधरे। तो जिसमें पहले बताया मैंने, ग्लोबल मार्केट में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं उसमें जो अमेरिका है वहाँ पे जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है उसने अनाउंस किया था QE3 क्वांटिटेटिव ईजिंग, और दूसरा यूरोप है जिसने अप्रूव किया था ESM, जैसा कि मैंने बताया था, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। एंड अपना डोमेस्टिक मार्केट में जो अपनी गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट, अभी तक बहुत पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा था इंडिया में, और इसके कारण इंडिया का रेटिंग डाउनग्रेड होने की बहुत चांस थे। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए अपनी गवर्नमेंट ने डीजल प्राइस हाइक किया 5 रुपये से, LPG सिलेंडर पे कैप लगाया और कई सेक्टरों में FDI की घोषणा की है। इसके कारण अपने देश में निवेश बढ़ेगा, लोगों का जो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था वो इम्प्रूव होगा, और इसलिए मार्केट में इतना जंप हुआ है। तो हम देखते हैं वन बाय वन इन इवेंट्स का अध्ययन करते हैं और आपको बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है।
लास्ट टाइम हमने एक वेबिनार कंडक्ट किया था करंट हैपनिंग्स, जिसमें हमने बताया था कि यूरोप में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है। तो इसका जस्ट रिकैप है, ये आपको सिर्फ ध्यान में बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी पहले। जैसे कि बताया कि यूरोप में जो स्लो डाउन चल रहा था बिकॉज ऑफ डेट क्राइसिस, वहाँ पे कर्ज के कारण जो वहाँ की कंट्रियाँ थी उन लोगों ने इतना कर्ज लेके रखा था कि उनको चुकाने में भी प्रॉब्लम हो रही है अब। और दूसरा था यूएस में जो स्लो डाउन चल रहा था, तब से जब 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था तब से वहाँ पे क्राइसिस चल रहा था, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा था। इसके कारण वहाँ पे जो भी जॉब्स थे बहुत कम थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। इसके कारण पूरा वर्ल्ड के जितने भी मार्केट सारे अफेक्टेड थे। तो इन जब बड़े बड़े मार्केट में ये प्रॉब्लम्स चलती हैं तो जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनका सेंटीमेंट्स गिर जाता है, इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट डाउन हो जाता है, उनका जो इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं होती है, वो दूसरे जो इक्विटी मार्केट को छोड़ के वो जहाँ पे इनकम की गारंटी होती है जैसे डेट में, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए मार्केट गिर रहा था। दूसरा था कि इन मार्केट में ग्रोथ ना होने के कारण जो अपने इंडिया की कंपनी जो वहाँ पे एक्सपोर्ट करती थी वो भी डाउन हो रहा था। इससे क्या हो रहा था कि उनका सेल्स कम हो रहा था, उनका प्रॉफिट कम हो रहा था, इसलिए मार्केट अपना गिर रहा था। तो पिछले 3-4 सालों में आपने देखा होगा मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं था। मार्केट 2008 में जब 21,000 था और अभी भी 19,000 चल रहा है। तो ये सब परिस्थिति के कारण मार्केट पे इतना वोलेटिलिटी थी, इतना रिस्क था। तो अब वो रिस्क बहुत मैं ये कहूँगा बहुत हद तक कम हो गया है। अब यहाँ से मार्केट को आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा जो अमेरिका का मार्केट है, यूएस जो है, उसने जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल बैंक है, सेंट्रल बैंक है जो यूएस की, उसने QE3 का अनाउंस किया है, घोषणा की है। QE क्या है? क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसमें वो क्या करते हैं, जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के निवेशक हैं, उनके पास काफ़ी बॉन्ड रहते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड, तो उन बॉन्ड को वो खरीदेंगे और उसके बदले में उनको पैसे देंगे। तो इससे क्या होगा, जब उनके पास ज़्यादा पैसा होगा लोगों के पास, तो ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बढ़त होगी, वहाँ पे जो डिमांड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ग्रोथ आएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जब से सब प्राइम क्राइसिस आया तब से बराबर प्रयास कर रही है कि वहाँ पे ग्रोथ आए, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में, पहली बार जब QE1 आया था तब आया था, ये नवंबर 2008 में आया था। और जब गवर्नमेंट ने $1425 बिलियन का मार्केट में इंजेक्ट किया था, मार्केट में डाला था इतना पैसा, और वो चला था मार्च 2010 तक, लेकिन उससे भी इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ था। फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने, जो रिजर्व बैंक, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, उसने फिर से अनाउंस किया था QE2, जो उसने जिसमें उन्होंने $600 बिलियन का मार्केट में इंजेक्ट किया, मार्केट में डाला था। उससे थोड़ा बहुत सुधार आया था लेकिन ज़्यादा नहीं आया था। इसलिए अभी वहाँ की जो सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक है, उसने फिर से QE3 किया है अनाउंस, और ये अनलिमिटेड है। और इसमें वो क्या करेगी, $80 बिलियन का हर महीने जो वहाँ के जो बॉन्ड है वो बाय करेगी, और $80 बिलियन हर महीने वो पैसे मार्केट में देगी। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा निवेश करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे और ग्रोथ बढ़ेगी। तो इससे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव घोषणा है अपने मार्केट के लिए, इंडिया के मार्केट के लिए, वर्ल्ड के मार्केट के लिए, क्योंकि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, तो वो अपने देश में ज़्यादा निवेश कर सकेंगे और अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। दूसरा है जो यूरोप में अप्रूवल फॉर ESM, जैसा ESM आप देख सकते हैं, फुल फॉर्म है इसका यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, एक फंड, एक काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं फंड, यहाँ पे जो 16-17 कंट्री है वो अब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक फंड बनाएगी, और उस फंड को जो भी कंट्री कर्ज का प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उनको लैंड करेंगे, उनको उधार देंगी। तो जो कंट्री कर्ज से जूझ रही हैं तो उनको बचाने में पूरा मेहनत करेंगी, और इससे कारण कि पूरा जो यूरोप है वो सुधर सके, वहाँ पे जो ग्रोथ अच्छी हो सके, वहाँ पे जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वहाँ पे जो नेगेटिविटी आ रही है, बिकॉज कि जो मार्केट है वहाँ पे 5-6, जैसे ग्रीस सबसे बड़ा वहाँ का कारण है, क्योंकि ग्रीस में इतना ज़्यादा डेट है, इतना ज़्यादा हाई फिजिकल डेफिसिट है कि वो चुका नहीं पा रहे हैं, उनके पास जो डेट है वो चुका नहीं पा रहे हैं, इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी कंट्रियों को बचाने के लिए ESM बनाया गया है, जिससे कि यूरोप जो करेंसी है
उसका एग्जिस्टेंस बना रहे, वो उसका डिमोलिश ना हो, वो बनी रहे मार्केट में। तीसरा था जो वहाँ की सेंट्रल बैंक का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उसने अनलिमिटेड बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम अनाउंस किया है, उसकी घोषणा की थी। ये आप बोल सकते हैं बिल्कुल क्यूई जैसा है। इसमें सिर्फ इसने अमाउंट डिसाइड नहीं किया है कितना करना है, इसको अनलिमिटेड बोला है। जब तक कि इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा ग्रोथ में, जब तक कि जॉब नहीं बढ़ेगी, तब तक ये चलता रहेगा। तो एक बहुत ही अच्छा मूव है। इसके कारण जब ये अनाउंस किया था उस दिन लगभग 300-350 पॉइंट का मार्केट ने बढ़त की थी इंडिया के मार्केट में। तो एक बहुत ही अच्छा मूव था, इसलिए मार्केट ने अच्छे से इसका स्वागत किया है। और एक इससे मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, जो डेट का प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक सुधरेगा। और इससे जो निवेशक हैं वहाँ के, वो उनके पास पैसा आएगा, वो निवेश करेंगे। तो ओवरऑल वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटीमेंट इम्प्रूव होगा, वो निवेश करने की इच्छा को अपना बढ़ाएंगे और ज़्यादा निवेश करेंगे। अब आप देखिए जो ग्लोबल मार्केट में, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इवेंट्स हुए, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ है। पहले आपने, जैसे मैंने बताया, पहले ये था तो उनका पहले इन्वेस्टर सेंटीमेंट डाउन था, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब इवेंट्स अनाउंस हो गए, जो घोषणा हो गई, जो बड़ी बड़ी घोषणा थी हो गई, तो उसके बाद क्या हो गया, वहाँ जो इन्वेस्टर उनका सेंटीमेंट इम्प्रूव हो गया, जिससे कि जो अपने देश में निवेश करते हैं, दूसरे देश के निवेशक, जैसे उनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उन्होंने बहुत ज़्यादा निवेश किया है। सितंबर के महीने में उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए का अपने मार्केट में निवेश किया था। इसी कारण से अपना मार्केट इतना बढ़ गया है। और भविष्य में जैसे इन मार्केट में ग्रोथ बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ने की आशंका है। तो जो अपनी कंपनियां हैं देश की, उनका सेल्स भी बढ़ेगा अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, और उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब हम आते हैं अपने जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, मतलब जो इंडिया में क्या हुआ है कि इंडिया में भी इतना चेंज आ गया जितना कि पिछले 4-5 सालों में नहीं आया था। इसी कारण हम सभी लोग बोल रहे थे कि पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, अपनी इकोनॉमी दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, कुछ रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं और रेटिंग गिर रही है, डाउनग्रेड हो रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, स्कैंडल्स, स्कैम्स। तो चारों तरफ से गवर्नमेंट को एकदम नकारात्मक व्यूज़ मिल रहे थे। तो इन सभी से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक पिछले 15 दिनों में ऐसे मेजर घोषणा की हैं जिससे कि पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो गया है। जो पहले इन्वेस्टर्स थे वो सोचते थे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, इसलिए नेगेटिविटी बनी हुई थी। लेकिन जब से रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, इनकी घोषणा की है, तब से लोगों को एक पॉजिटिव थिंकिंग आई है। तो वो मार्केट में अब निवेश कर रहे हैं। रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन दिया है कि एविएशन, मल्टी ब्रांड रिटेल, इंश्योरेंस, पेंशन, मीडिया, पावर, इन सब में एफडीआई की अप्रूवल की जरूरत थी। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे देश के बिजनेसमैन होते हैं वो अपने देश में निवेश करते हैं, प्लांट डालते हैं और यहाँ पे व्यापार करते हैं। तो इन सेक्टर में अभी तक अलाउड नहीं था, अलाउड थोड़ा बहुत था लेकिन ज़्यादा नहीं था। तो गवर्नमेंट ने दूसरे देश की कंपनियों को अलाउ कर दिया है, वो अपने देश में निवेश कर सकते हैं। जब निवेश करेंगे तो अपने देश में जॉब बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ग्रोथ होगी और टेक्नोलॉजी अच्छी आएगी। तो जो यहाँ की लोकल कंपनी भी हैं उनका भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ये। दूसरा था कि अपनी जो गवर्नमेंट है, जो डीजल, पेट्रोल और जो सिलेंडर है वो सब्सिडाइज रेट पे बेचती है, मतलब वो ज़्यादा पैसों पे खरीदती है और कम पैसों पे बेचती है। तो इससे उनको लगभग 2 लाख रुपए करोड़ का नुकसान हो रहा था, अभी इस साल होने वाला था। अगर वो एक कदम नहीं उठाते, अगर डीजल में प्राइस नहीं बढ़ाते, एलपीजी प्राइस पे, एलपीजी सिलेंडर पर कैप नहीं लगाते, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, जिसके कारण पूरी आर्थिक व्यवस्था डगमगा रही थी। तो इसलिए उनको एक कदम उठाना पड़ा। तो उन्होंने अभी 5 रुपये डीजल प्राइस पे बढ़ाया और एलपीजी जो 6 सिलेंडर आपको हर साल में मिलेंगे। तो ये उनको बढ़ाना पड़ा, मजबूरन बढ़ाना पड़ा। उनको इच्छा नहीं थी लेकिन उनको मजबूरन बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इससे अपनी आर्थिक व्यवस्था पूरी डगमगा रही थी। तो ये भी बहुत अच्छा मूव था, ये बहुत ही अच्छी घोषणा थी, जिससे इसके कारण मार्केट ने भी लगभग 300-350 पॉइंट की बढ़त की थी उस दिन। तीसरा था कि जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, उसको बोलते हैं हम गार,
ये जो भी दूसरे जो FIIs रहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो अपने देश में निवेश करते हैं, उनके ऊपर एक लॉ था ये, जिसके कारण काफ़ी कॉम्प्लेक्स रूल्स था ये, उनका आप बोल सकते हैं कि एंटी FIIs रूल था ये। तो जिसके कारण FII का इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया था अपने इंडिया में, तो उसको डिले कर दिया, 3 साल के लिए टाल दिया गया। 3 साल, जब तक इस पर हम पूरा रिसर्च ना कर लें तब तक नहीं आएगा, तो वो 3 साल के लिए टाल दिया गया है। और अभी डाइवेस्टमेंट प्रोसेस का अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। डाइवेस्टमेंट का क्या मतलब है, जो यहाँ अपने इंडिया में काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, 50, 60, 70, 80% होल्डिंग है। ऐसी कई कंपनियाँ हैं, जैसा कि आप बोल सकते हैं ONGC है, कोल इंडिया है, सेल है, तो ये सारी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। तो अगर इन कंपनियों में अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचती है, तो वहाँ से जो पैसा आएगा, उन पैसे से वो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कम कर सकती है। फिस्कल डेफिसिट क्या है कि गवर्नमेंट कितना पैदा करती, कितना रेवेन्यू आता है, कितना एक्सपेंस करती, तो गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा करती है, पैदा कम करती है, तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। जो गैप होता है जो रेवेन्यू में और जो एक्सपेंडिचर में जो गैप होता है, उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो अगर जो डाइवेस्टमेंट के थ्रू अगर जो पैसा आएगा मार्केट से, लगभग उनका 30,000 करोड़ रुपए की उठाने की चांसेस हैं, वो इतना रेज करेंगे मार्केट से डाइवेस्टमेंट के थ्रू। और जो फिस्कल डेफिसिट गैप है वो अभी लगभग 5.9% ऑफ GDP है, तो उसको उनका 5.1% टारगेट है उनका मार्च 2013 तक। तो इसलिए डाइवेस्टमेंट प्रोसेस का अनाउंस किया था। जो अनाउंस होने वाले हैं अभी 1-2 महीने में, FDI इन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर अपना एक बोल सकते हैं बहुत ही लोअर स्टेज पे है। आप देखते हैं इतना शॉर्टेज है पावर का अपने इंडिया में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें, हर्डल्स हैं, तो उन्हीं को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। ऐसी आशा है कि कुछ ही आपको समय में आपको इसके बारे में सुनने को मिलेगा। दूसरा है लैंड एक्विजिशन बिल। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी कंपनी प्लांट डालती है तो उसको लैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो लैंड मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अभी, क्योंकि किसी किसान की लैंड है, वहाँ पे कुछ चल रहा है, वो वहाँ पे इतना फिर उसके बाद प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कंपनी। जैसे आपने सुना होगा जो टाटा मोटर्स का एक नैनो का प्लांट डाल रहे थे वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पे जो ममता बनर्जी उन्होंने बहुत उसका विरोध किया था, इसके कारण उनको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा था, फिर उन्होंने गुजरात में डाला, जिसके कारण कंपनियों को बहुत लॉस होता है। इसके कारण कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी एकदम होल्ड पे हैं, क्योंकि उनको लैंड नहीं मिला है। अगर ये अनाउंस हो जाता है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा अपने मार्केट के लिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी आएगी। तो अब देखते हैं, जैसा मैंने बताया, डीजल प्राइस हाइक एंड सिलेंडर कैप। गवर्नमेंट ने 5 रुपये डीजल पे बढ़ाया है, और अब 6 सिलेंडर ही मिलेंगे हर परिवार को 1 साल में। तो इससे क्या होगा, इनका सब्सिडी कम होगा, और लगभग इससे 0.1% का फिस्कल डेफिसिट गैप कम हो जाएगा। अगर 5.9 है तो फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा 5.8% ऑफ GDP। क्यों एक गवर्नमेंट ने स्टेप उठाना पड़ा, क्योंकि जैसा मैं बताया इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था इस पर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक था अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी देश के लिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। इसके कारण उनको जो पॉलिटिकल पार्टी है सारे ने अपोज किया था, जब यहाँ तक कि उनकी जो अलायंस जो ममता बनर्जी उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया है, तो वो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। तो ये बहुत ज़्यादा अपोज हुआ, लेकिन ये जो नेसेसरी थी वो करना था, जिसके अगर नहीं करते तो बहुत उसका बुरे परिणाम थे, इसलिए गवर्नमेंट उस पर एकदम दृढ़ रही और उसने उसका रोल बैक नहीं किया है। दूसरा है, जैसा मैंने बताया, FDI इन मल्टीपल सेक्टर्स। तो देखते हैं किसके 51% FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल। ये बहुत चर्चा में था पिछले कई सालों से, मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI का अनाउंस करना, और लास्ट ईयर नवंबर में किया था जब, लेकिन उसमें इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी सब ने इसका विरोध किया था, इसलिए उस टाइम पे गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था। लेकिन अभी उन्होंने फिर से अनाउंस किया। इससे क्या होगा कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं अभी वो डायरेक्ट नहीं बेच पाते हैं, जो प्रोड्यूसर को जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको डायरेक्ट नहीं बेच पाते, उसके बीच में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, तो उसमें काफ़ी कमीशन चला जाता है। जब ये आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, जो फार्मर्स डायरेक्ट बेच सकेंगे, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनीज उनको डायरेक्ट बेच सकेंगे, तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनियों का। और जो हम कंज्यूमर हैं जो अभी खरीदने जाते हैं तो उनको भी कम प्राइस पे मिल जाएगा,
क्योंकि जब कम ज़्यादा प्राइस, प्रोड्यूसर भी हैं उनको भी कम प्राइस पे मिलेगा और अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा वो अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और कम प्राइस पे, तो हम लोगों को भी फ़ायदा होगा। और इन्होंने दो तीनों कंडीशन और डाली हैं जिससे कि हमारा जो लोकल किराना स्टोर्स है, जो यहाँ के छोटे छोटे कंपनियाँ उनको फ़ायदा हो सके। जैसे उन्होंने बोला कि जो कंपनी आएंगी बाहर की कंपनियाँ, रिटेल कंपनियाँ डालेंगी, रिटेल मॉल डालेंगी, तो उन्होंने उनको लगभग 30% अपने इंडिया के मार्केट से जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनसे खरीदना पड़ेगा। जो भी रॉ मटेरियल है उनका, जो भी इन्वेंट्री है वो उनसे खरीदना पड़ेगा। तो इससे जो अपने छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका ग्रोथ बना रहेगा। दूसरा ये है कि उन्हीं सिटियों में लागू हो पा जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, मतलब 10 लाख की पॉपुलेशन से ज़्यादा वाली सिटी में ही ये मॉल खुलेगा, वहाँ पे ये रिटेल चेन आएगा, उसके नीचे वाले पे नहीं आएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसका बिंदु है वो है कि स्टेट डिसाइड कर सकता है कि उसको मल्टी ब्रांड रिटेल अपने स्टेट में लाना है कि नहीं लाना है। तो अभी तक 12 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने मंजूरी दे दी है कि वो 12 स्टेट में एफडीआई ला सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। मैं समझता हूँ कि इसको किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, ये सभी को फ़ायदा करेगा, फार्मर्स को फ़ायदा होगा और अपने कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, तो सबको फ़ायदा है। तो मैं बोलूँगा ये विन विन सिचुएशन है। और जो पॉलिटिकल पार्टी इसका अपोज कर रहे हैं वो सिर्फ अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज ये देश के लिए बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो पॉलिटिकल पार्टी जब वो बोलती हैं कि ये जो मल्टी ब्रांड रिटेल आएगा तो जो लोकल किराना स्टोर्स हैं उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बट मैं समझता हूँ ये उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रभाव पड़ेगा लेकिन पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। मतलब उनकी और प्रोडक्टिविटी जो है, उनकी कमाने की क्षमता और जो इच्छा और बढ़ जाएगी जो बड़े बड़े रिटेल चेन को देख के। ऐसा क्यों? जैसा कि मैं बताता हूँ, एक स्टडी हुआ था, क्योंकि अभी रिलायंस फ्रेश एक मल्टी ब्रांड रिटेल है लेकिन वो इंडियन कंपनी है, लेकिन वो भी सब जगह है। रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार अभी भी इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही, लगभग लॉस में हैं फिर भी, लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार वो इतना प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों? और उनकी ग्रोथ में भी कमी नहीं हुई है। रीज़न क्या है कि वो एक पर्सनल टच रहता है। जैसे आप जाते हैं तो वो आपको पहचानता है, तो उनके साथ पर्सनल टच बना रहता है। दूसरा क्या है, आप जाओगे, अगर आपको उधार भी करना है तो वो आप उधार कर सकते हो, लेकिन अगर आप उधार करना किसी बड़े मॉल में जाओगे तो वहाँ पे आप उधार नहीं कर सकते हो। ये लोग होम डिलीवरी भी करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स जो इनके पास हैं, वो जो बड़ी बड़ी रिटेल चेन है, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश ऐसी, उनके पास वो बेनिफिट्स नहीं है। और इनकी प्रॉक्सिमिटी जो आपके घर के पास ही मिल जाते हैं, तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इन सारे फैक्टर को देख के इनको कमी नहीं हुई, बल्कि मैं कहूँगा इनको फ़ायदा हुआ है उससे। और इनकी दुकान अभी भी अच्छी चल रही है, इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, जबकि जो बड़े बड़े मॉल हैं उनको लॉस हो रहा है। दूसरा जो अलाउ किया था एफडीआई, 49% एफडीआई इन एविएशन। जो अपना एविएशन सेक्टर है इंडिया में, काफ़ी उसमें कर्ज से डूबा हुआ है। वहाँ जो कंपनियां हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा किंगफिशर एयरलाइन, डेली उसका कुछ ना कुछ न्यूज आता है, उसने इतना डेट लेके रखा है, इतना कर्ज लेके रखा है कि अब वो चुका नहीं पा रही है, और इतना टैक्स पे करना पड़ता है इसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी तक इसमें एफडीआई बहुत कम था इसमें, तो इसलिए इतना निवेश नहीं हो रहा था। तो इसमें एफडीआई की सख्त ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने इसमें 49% एफडीआई की घोषणा की है। इसके कारण इसका सेक्टर का ग्रोथ बढ़ेगा। इसमें जो कैपिटल की ज़रूरत थी, नीडेड जो कैपिटल चाहिए था, वो कैपिटल आएगा और इसमें निवेश होगा और इसका सेक्टर का अच्छा फ्यूचर में भविष्य होगा। इसमें अभी भी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। जो एटीएफ होता है, एयर टर्बाइन फ्यूल, तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। तो दूसरे देशों की अपेक्षा अपने देश में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। वो टैक्स को कम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी जो कंपनियां लॉस बना रही हैं जो भी, तो उनको प्रॉफिट होगा। तो इस पर डिस्कशन चल रहा है, ऐसी आशा है कि जल्दी इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अनदर जो रिफॉर्म अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, वो था एफडीआई इन इंश्योरेंस एंड पेंशन। एफडीआई इन इंश्योरेंस
अभी तक इस पर इतना डिस्कशन चल रहा था कि इंश्योरेंस में एफडीआई अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन मतलब बहुत ही कम लोग खरीदते हैं इंश्योरेंस इंडिया में, जबकि ये सभी लोगों को खरीदना चाहिए। तो इसलिए इसमें इंश्योरेंस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो इंडिया में इतना नहीं है। और दूसरे देश का जो निवेशक है, जो बिजनेस में आएगा, वो डालेंगे तो अच्छा कैपिटल आएगा, उनका टेक्नोलॉजी आएगी, उनका प्रोडक्टिविटी, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वो आएगा। तो ये कंपनियां जो अभी लॉस बना रही हैं इंश्योरेंस कंपनी, उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है और अच्छा साबित होगा मार्केट के लिए। दूसरा है पेंशन फंड में जो गवर्नमेंट ने एफडीआई अनाउंस किया है, वो अभी तक क्या है, जो रिटायरमेंट का प्लानिंग, अगर आप दूसरे देशों में देखेंगे, विकसित देशों में, वहाँ पे सभी लोग अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग करते हैं कि मुझे अगर 60 साल के बाद मुझे रिटायर होना है तो मुझे हर महीने कितना पैसा चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ अच्छे से चलती है जैसी अभी चल रही है। तो ऐसा इंडिया में भी बहुत ही कम लोग करते हैं प्लानिंग। तो क्यों नहीं, कितना इसका ज़्यादा स्कोप नहीं, इतनी ज़्यादा कंपनियाँ नहीं है, इतना ज़्यादा इसमें वो बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी इफ़िशियंसी चाहिए। तो इसमें जब एफडीआई अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने, तो जो बाहर की कंपनियां हैं जो वहाँ पे चला रही हैं सक्सेसफुली दूसरे देशों में, तो वो अपना जो टेक्नोलॉजी है, जो इफ़िशियंसी है, जो उनके पास जो कैपिटल है, वो निवेश करेंगे तो अपना जो लाइफ स्टाइल है जो अच्छा होगा। और जो अपने 60 साल के बाद जो हम लोग डिपेंड हो जाते हैं अपने फैमिली के ऊपर कि आज मेरा लड़का वो करेगा वो, तो आज में सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जो वृद्ध लोग हैं उनको, लेकिन अब फेस नहीं करना पड़ेगा अगर वो अच्छी प्लानिंग करके चलें। ऐसी कंपनियां आ गई तो मैं समझता हूँ 5-10 साल में बहुत चेंज हो जाएगा इसके बाद। और जो दूसरे रिफॉर्म्स हैं, जो एफडीआई इन मीडिया एंड पावर, एक जैसा कि आप देखते हैं जो डेली न्यूज़ आता है कि डिजिटलाइजेशन, कि आपको सेट ऑफ बॉक्स लगवाना पड़ेगा, तो ये इसका ही पार्ट है वो कि हाइक इन एफडीआई फॉर केबल एंड डीटीएच ऑपरेटर्स फ्रॉम 49% टू 74%। इससे क्या है कि जो पूरा डिजिटल हो जाएगा तो जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितना है, कितना वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, वो सबका एकदम काउंटिंग हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी पता चलेगा कितना रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। अभी तक इसमें आप बोल सकते हैं इलीगल ज़्यादा होता है, अभी तक इतना लीगल सिस्टम नहीं था, अब ये लीगली आ रहा है और इसमें एफडीआई आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत रहती है, दूसरा टेक्नोलॉजी आएगा विदेश का अच्छा है, तो इसका इफ़िशियंसी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और इस अच्छे फायदे। इसके जो मेजर बेनिफिशियरी जो कंपनीज हैं वो जिसमें ऑपरेट करती हैं वो है हाथवे केबल, डिश टीवी, जी। दूसरा एक जो रिफॉर्म था 49% एफडीआई इन पावर एक्सचेंज, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है इंडिया में, हार्डली 2 से 2.5% ओनली ट्रेड होता है जो एक्सचेंज में। तो भविष्य में इसका अच्छा होगा, फिलहाल के लिए इतना ज़्यादा निवेश नहीं आएगा इसके थ्रू, लेकिन एक अच्छा मूव है ये। और ये डाइवेस्टमेंट प्लान जैसे मैंने बताया था, गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ रेज करना है, जो डाइवेस्टमेंट के थ्रू जो स्टेक जो कंपनियों में है वो सेल करना है। तो ये जैसा कि देख सकते हैं आप स्लाइड पे कि दिया है कि 9.5% हिंदुस्तान कूपर में करना है और 12.15 और नेशनल एल्यूमिनियम में करना है। तो ये सारे प्लान उन्होंने दिए हैं, इसके द्वारा 30,000 करोड़ गवर्नमेंट रेज करेगी और उसके थ्रू फिजिकल डेफिसिट का जो गैप है वो कम करेगी, वो लगभग 5.9 से 5.8 आ जाएगा इसके थ्रू। और जो अदर रिफॉर्म्स हैं जो बहुत सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे वो भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें पहला है कंपनी विल एक्ट। कंपनी विल एक्ट लास्ट में पास हुआ था 1956 में, तब से वही चला आ रहा था, उसमें कोई इतने सारे चेंजेस होने थे लेकिन नहीं हुए। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, उसमें जो अमेंडमेंट्स आने थे, जैसा कि एक सत्यम स्कैम आया था, काफ़ी उसमें बिकॉज ऑफ अपने यहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिपेंसी थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सारे अमेंडमेंट्स किए। तो अब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इम्प्रूव होगा और जो एक CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो यहाँ पे अपनी सोसाइटी पे खर्च करते हैं जिससे कि यहाँ की सोशल लाइफ अच्छी हो, जो पॉल्यूशन है वो कम हो, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी बिल में सारे अमेंडमेंट्स किए हैं। तो इससे अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा, CSR में इम्प्रूव होगा, उनका जो 2% उनका प्रॉफिट को उनको CSR में जरूर स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, तो एक अच्छा मूव है ये। दूसरा है अप्रूवल फॉर FCRA। अभी तक क्या था कि कमोडिटी में आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उसमें से फ्यूचर था, जबकि आप कैश मार्केट में देखेंगे इक्विटी में आप फ्यूचर ऑप्शन दोनों खरीद सकते थे।
लेकिन कमोडिटी में ऐसा नहीं था। लेकिन ये इसके अप्रूवल के बाद आप कमोडिटी में भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इससे कमोडिटी में जो लिक्विडिटी था का प्रॉब्लम था वो इम्प्रूव हो जाएगा और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ये भी मार्केट एकदम आप बोल सकते हैं कि इक्विटी मार्केट की तरह एकदम हाईली लिक्विड और ज़्यादा टर्नओवर वाला मार्केट हो जाएगा। तीसरा था इसमें अमेंडमेंट इन कंपटीशन एक्ट। इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होने थे, वो भी काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे। तो इसमें भी सारे अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं। इसके अंडर अब सारे सेक्टर आए, पहले कुछ सेक्टर नहीं आते थे तो, और इसमें इतना पार नहीं था, कुछ हर अलग अलग रेगुलेटर अथॉरिटी से इसको अप्रूवल लेना पड़ता था, किसी पे कुछ एक्शन लेना है। तो अब सारे पार इसको मिल चुके हैं। तो एक काफ़ी पावरफुल बॉडी बना दिया है कॉम्पिटिशन एक्ट को। और इसके अकॉर्डिंग अब जो भी कंपनियां अनड्यू एडवांटेज लेती हैं कि मोनोपोली का और दूसरी चीज़ों का, तो वो सब अब रिमूव हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका जो मैंने आपको बताया है ग्लोबल रिफॉर्म, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं और जो अपने इंडिया के बाजार में जो इंडिया गवर्नमेंट उसने जो घोषणाएं की उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। इसका मीडियम टर्म पे इम्पैक्ट अच्छा है। इसका शॉर्ट टर्म में जो एफडीआई अलाउ हुआ है वो एफडीआई इतने जल्दी नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो इसमें इसलिए मीडियम टर्म में इम्पैक्ट अच्छा है। लेकिन इससे जो पॉलिसी पैरालिसिस का जो परसेप्शन था इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, दूसरे देश के निवेशक हैं, जो पॉलिसी पैरालिसिस का परसेप्शन था वो चेंज हो गया है। नाउ पीपल जो इंडिया के जो निवेशक हैं वो निवेश कर रहे हैं मार्केट में, रिटेल पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है, एफआईज निवेश कर रहे हैं, तो इससे मार्केट बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं इनसे बहुत ज़्यादा निवेश आएगा और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक व्यवस्था है, बहुत अच्छी होगी। जैसा कि अभी आप देख पास में अपना जीडीपी ग्रोथ 8 से 9% होता है। तो मैं समझता हूँ मीडियम टर्म में अपना ग्रोथ भी 8 to 9% आ जाएगा, जो अभी 6% चल रहा है। अब आप देखिए इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अपना जो सेंसेक्स है उस पर क्या। तो पहले जैसे मैंने बताया डिक्लाइन इन करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है, जो आप आयात और निर्यात का गैप है उसमें अगर दूसरे देश में अगर अच्छी ग्रोथ बढ़ रही है तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो इससे भी जो डिक्लाइन इन करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। दूसरा है डिक्लाइन इन फिस्कल डेफिसिट, जो एफडीआई आएगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी और जो डाइवेस्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट रेज करेगा और जो डीजल प्राइस हाइक किया उसके थ्रू कम होगा, तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। रुपी अप्रिसिएशन, जब अपने देश में दूसरे देश का पैसा आएगा तो अपना जो करेंसी है रुपी उसका डिमांड बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 56-57 पहुंच गया था रुपी, लेकिन तब से सारे रिफॉर्म्स अनाउंस हुए तो अपने देश में पैसा बहुत आने लगा है, तो रुपी की डिमांड बढ़ी है। इसके कारण अभी रुपी जो डॉलर का एक्सचेंज रेट चल रहा है वो 52 के लगभग आ गया है। तो इसका तीनों का इम्पैक्ट क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा अपना, और जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा तो अपना मार्केट बढ़ेगा। तो यही अभी हुआ है कि पिछले 1 महीने में मार्केट ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को। बस इसका एक शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हैं कंसर्न है कि जो इन्फ्लेशन, जैसे डीजल प्राइस बढ़ाया है तो उससे थोड़ा अपना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों को थोड़ा ज़्यादा पैसा पे करना पड़े। बट ये शॉर्ट टर्म में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फ़ायदा देगा और अच्छा इन्फ्लेशन भी कम होगा, ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। और ओवरऑल मैं कहूँगा ये सारे रिफॉर्म्स अपने देश के लिए अच्छे हैं और अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ लाएंगे मार्केट में और लोगों को, निवेशकों को अच्छा फ़ायदा होगा। तो मेरी आपसे यही राय है कि आप निवेश करते रहें। आप देखते हैं कि आपको एज एन इन्वेस्टर अगर आप निवेश करना है तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या आपको निवेश करना चाहिए करेंटली या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे कि स्लाइड पे सेंसेक्स एट एमआरपी, ये हमारा खुद का टूल है जिसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं कि जो अपना मार्केट है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो पहले 1 महीने के पहले मार्केट कम से कम अराउंड 10 से 11% अंडर वैल्यूड था, लेकिन जब ये रैली हुआ तो मार्केट 5-6% ही अंडर वैल्यूड रह गया। तो अभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कौन सी कंपनियों में निवेश करना है। आप वैसी कंपनियों में निवेश करें जो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनियां हैं और कम प्राइस पे उपलब्ध हैं और सही समय है। तो आपको देखना है कि राइट कंपनी एट द राइट प्राइस एंड एट द राइट टाइम। तो इन तीनों को बातों में ध्यान में रखते हुए आप स्टॉक का सिलेक्शन करें और उनमें निवेश करें। और ये सारे टूल्स हमारी साइट जो moneyworksforme.com है उस पर बड़े डिटेल में बताया गया है।
और आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे टूल्स हैं, आप 2 मिनट के अंदर अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस स्टॉक में निवेश करना है या नहीं करना है। तो आप हमारी साइट पे जाके देख सकते हो, इस पर जाके देखें, विजिट करें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू। और इसी के साथ मैं ये वेबिनार यहीं ख़त्म होता है। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।